बेटा कल तक मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में ओजोन तक करा दिया था। अब हम थोड़े आयंस के पीछे आते हैं, दैट इज कार्बोनेट आयन। तो अब जरा मुझे CO3 2 नेगेटिव का आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाना है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करिए। कार्बन के पास होते हैं यहाँ पे, जैसे 8 होता है तो सॉरी 6 होता है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 4 आएंगे, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन का 8 होता है तो उसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो 6 3 18 यहाँ आ गया। और -2 को हम यहाँ करेंगे +2 करके, तो ये बैठे 18 19 20 +4 दैट इज 24। तो 24 हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे। अब स्केलेटन स्ट्रक्चर, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बीच में आया, और 3 ऑक्सीजन, ऐसे हमने उसको शेप देने को कर दिया। अब 24 इलेक्ट्रॉनों को बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब जरा मैं देखूं कार्बन का क्या ऑक्टेट पूरा है, नहीं है, तो इट विल बोरो 1 पेयर ऑफ लोन पेयर टू सम ऑक्सीजन, जो कि फ्री बैठा हुआ है, यानी तीनों ही फ्री बैठे हुए हैं, किसी और के साथ एंगेज नहीं है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्डली यहाँ ले आएगा। अब इसको करने के बाद हम यहीं से अगर बॉन्ड बनाने शुरू करें, तो हमें पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन का 2। तो इसी ऑक्सीजन का सबसे पहले सेटिस्फाई करो जिसने बोरो और शेयरिंग करने में आगे स्टेप बढ़ाया है। तो इसने 2 बॉन्ड बनाए, और बाकी अगर हम देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स ये बन गए, मगर इस ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड रह गया ना। भाई ऑक्सीजन 2 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 तो बन गए, लेकिन ऑक्सीजन का एक एक रह गया ना। तो जो एक रह गया, समझो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नेगेटिव होता है। 2 नेगेटिव का मतलब इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया, एक बॉन्ड इसका कम हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है, देखो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज हाउ वी स्टडी थिंग्स। तो नेगेटिव चीज इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करती है। आयंस के ऐसे डायग्राम्स बनते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ, समझ में आ गया अब आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फाइनल स्ट्रक्चर एक में बना लीजिए। दैट इज C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड उधर, मानो यहाँ ये माइनस माइनस आ गए, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आप ऐसे ही दिखाएंगे, शोइंग कि ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड ये, और ये आ गए ऐसे। ऐसे आप जिसका चाहे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे भी चाहे वे कर सकते हैं, ऐसे करना। गॉट इट डियर? अब क्योंकि तुम्हारे रजिस्टर्स में तुमने पहले से ही बना के, पहले ही मैंने आपको सारे बनवा दिए हैं, तो आज मैं आपको एक टॉपिक सिखाती हूँ इन सबसे रिलेटेड, दैट इज फॉर्मल चार्ज। तो लेट्स बिगिन विद इट। फॉर्मल चार्ज बेटा, इसे हटा दो। तो लिखिए अब फॉर्मल चार्ज। पहले फॉर्मल चार्ज होता क्या है, एक मिनट में आपको बता दूं। लिखिए यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of that atom in an isolated or free state, and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। अब ना डेफिनेशन से ज्यादा जो मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगी उससे तुम्हें ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो जरा देखो, फॉर्मल चार्ज FC मैंने लिखा है G-12V-L के बराबर है, जहाँ पे G का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट,
ग्राउंड स्टेट मतलब जब कोई एटम किसी से बॉन्ड करना नहीं चाह रहा है, उस वक्त उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में। सेकेंड, V का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड विद अदर एटम्स, और L का मतलब लोन पेयर, मतलब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई टेल यू राइट नाउ, जब वो किसी से बॉन्ड नहीं कर रहा हो, जब वो अकेले पड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट में, यानी नॉर्मल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो इट इज डिफाइंड डिफरेंस, डिफरेंस हो गया ये वाला, ये डिफरेंस है किसके बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम यानी G, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर, यानी जो शेयर्ड हुए हो यानी V, और जितने लोन पेयर बचे हो वो, उन सब के बीच का डिफरेंस होता है फॉर्मल चार्ज। तो एक तरह से ये जो फॉर्मूला है उसकी की भाषा यहाँ लिख रखी है ऊपर। अब जैसे अब मैं फॉर्मूला आपसे अप्लाई कराऊंगी तो देखना एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट्स गो विद दैट। सबसे पहले O3 से स्टार्ट करते हैं, जो आपने ड्रॉ कर रखा है। तो जरा O3 का लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाओ, जो आपको मैंने सिखाया है बनाने को। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जरा बनाइए। Are you done with this page? पहले everyone please tell me, then I can move on to the next part there. Okay, let's go on. Done बेटा? तो अब जरा फॉर्मूला आपके पास है, जरा O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चे। तो अगर आपको याद आता है, हमने ऐसे बना लिया था इसका स्ट्रक्चर। मैं फाइनली कॉपी कर रही हूँ, ओके। और ये 1 2 3 4 ऐसे आ गया था इधर, और यहाँ आ गया था हमारे पास लोन पेयर, और ये थे हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के तुमने ऐसे बनाया। बेटा बताओ, सबको O3 का स्ट्रक्चर तो पता है ना, कल ही बनाया है मैंने, वहीं से बस सीधे फाइनल स्ट्रक्चर बनाया है, जस्ट टू सेव टाइम। बताइए, इज इट क्लियर? ओके फाइन गर्विस। तो अब जरा बेटा इसी के आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, ये मेरे पास पहला ऑक्सीजन है, ये मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन है, ये मेरे पास तीसरा ऑक्सीजन है। हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि ये सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल जो है उसे ऐसे कन्वर्ट कर रही हूँ सिंगल बॉन्ड में। आपको पता है यहाँ पे फिर प्लस आ जाता है या माइनस, यही तो फॉर्मल चार्ज है, प्लस और माइनस। अब ये कैसे निकले, अब मैं ऐसे नहीं निकलवा रही, जो मैंने आपको याद करवा दिया है मैं आपको याद नहीं करवाऊंगी, मैं अब आपसे ये निकलवाऊंगी और आपका अपने आप आंसर आएगा। अब जैसे देखो, हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है। फॉर्मल चार्ज हर एटम का निकल सकता है, ये नहीं सेंटर का या साइड का, किसी भी एटम का निकल सकता है। 1 2 3। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, जरा मैं इसका निकालती हूँ फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला इट इज G माइनस हाफ V माइनस L। अब G क्या होता है? दैट इज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इन जनरल ऑक्सीजन में पाए जाते हैं। बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8 एटॉमिक नंबर है, तो आउटरमोस्ट में 6 होते हैं। तो नॉर्मल एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो G होता है, तो 6 है। अब बताओ उसने कितने बॉन्ड बना के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे। आप कहोगे मैम एक बॉन्ड बनाया इसने फर्स्ट एटम ने, तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हाफ ऑफ 2। V का मतलब जितने बॉन्ड उसने बनाए हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो यहाँ लिखती है। और अब इसके पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन बच गए जो कहीं पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर यानी 6 हो गए। अब बताओ, -6 से +6 कैंसिल्ड, और -12 × 2 इज -1। तो आपको बताओ यहाँ माइनस निशान नहीं लगाते थे जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे, तो यहाँ माइनस नहीं आता था। तो ये वही तो है फॉर्मल चार्ज। समझ में आई बात? अब जरा इस सेकंड एटम की निकालो।
जी क्या है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इन जनरल, हाँ सारे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं बेटा। हाफ, कितने बॉन्ड बनाए इसने? एक तो ये, दो, तीन, तीन बॉन्ड बनाए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर है भाई। 1 2 3 4 5 6। अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? दो। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे देखा तो इधर डाला 2 3 जा 6, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे बेटा? 6 -3 -2, 6 -5, बताओ कितना आया? +1। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली +1 नहीं लगा रहे थे कल, तो ये वही चीज है जो मैं आपको समझा रही। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन का निकालते हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ थर्ड एटम का फॉर्मल चार्ज। इन जनरल हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 माइनस हाफ, कितने बॉन्ड बनाए इसने? दो। इस ऑक्सीजन ने तो दो ही बनाए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। और इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 4, तो यानी -4। तो इसका मतलब 2 2 जा 4, -4 -2 -6, यहाँ +6, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। समझ में आ गई बात? दिस इज हाउ वी से फॉर्मल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड। अभी हम और भी करेंगे, पहले देखो इसका समझ में आया या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। अब देखो मैं तुम्हें ओरली फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाती हूँ, ओरली। अभी तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, अब जरा ओरली करते हैं। पहले एक बार कॉपी कर लीजिए आप, फिर मैं ओरली सिखाऊँ। मैं मूव ऑन। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन ये था ना, इस तरीके से तीनों ऑक्सीजन अरेंज थे ना। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? ये आपके पास 1 था, ये 2 था, ये थर्ड था, मुझे बताओ थर्ड ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? बताओ बेटा। 2 बॉन्ड बनाए, 2 ही वैलेंसी है, इसलिए फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, अगर वैलेंसी के इक्वल बॉन्ड बनाए हैं तो फॉर्मल चार्ज होगा 0। अगर वैलेंसी से जितने ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं फॉर्मल चार्ज उतना प्लस में जाएगा। वैलेंसी से जितने कम बॉन्ड बनाए हैं फॉर्मल चार्ज उतना माइनस में जाएगा। अब बताओ सेकंड ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो अब कितना हुआ? 3 बॉन्ड, वैलेंसी से एक फालतू बनाया। ठीक है, तो अब कितने आएगा यहाँ पे? +1, एक ज्यादा। इस ऑक्सीजन ने, फर्स्ट ऑक्सीजन ने क्या किया? वैलेंसी से एक कम बॉन्ड बनाया, एक ही तो बनाया है, तो यहाँ पे हो गया माइनस। ऐसे होते हैं फॉर्मल चार्ज ओरली कैलकुलेट। तो इसके लिए फिर आपको कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ वैलेंसी पता होनी चाहिए और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का प्रॉपर स्ट्रक्चर, बस फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, डेटिव बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद ये चीज बताई है फॉर्मल चार्ज की। ठीक है डियर, नाउ नेक्स्ट जरा चलते हैं। ये हमारा O3 हो गया। आई होप इट्स क्लियर हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज नाउ ओरली। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए एक ट्रिक थी, एक तरीका है फॉर्मल चार्ज ओरली दिखाने का। अब मैं सेकंड करा रही हूँ, जरा देखो।
HClO4 का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, HClO4, HClO4 का फॉर्मल चार्जेस की बात करेंगे। मैं फाइनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो कल आपको सिखाया था, बस वैसे। और अगर आपको याद आता हो, हमने ऐसे बना दिया था, ऐसे पहले हमने बनाया था इसका, दैट इज लुईस स्ट्रॉ स्ट्रक्चर करके, फिर हमने ये बनाए थे। और फिर हमने इन सबको कन्वर्ट करा था, अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो, बॉन्ड्स के ऊपर करके, वही सब चीजें अब हम यहाँ पे करेंगे। फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया था, अगर याद आ रहा हो, डबल बॉन्ड के अंदर। चलिए बेटा, फॉर्मल चार्ज अगर मुझे क्लोरीन पे निकालना है, इधर हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड उसने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। और लोन पेयर उसके पास क्या है ही नहीं, तो लोन पेयर हमारे पास क्या बैठेगा, इजंट इट। इससे हमारा इसका फॉर्मल चार्ज क्या बन के आ रहा है, 0। अब जरा सुनो एक सेकेंड, ये टेक्निक यहाँ अपनाना मत, दिस इज द रॉन्ग वे। मैंने जानबूझकर आपको ये चीज कराई है ताकि करेक्ट वे अब आप जानो। ठीक है, यहाँ लिखो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्जेस। गलती क्या है, अब जरा ये सुनो। अगर आपका सेंटर एटम ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आप वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं बैठता, तो आपका ये ऐसे ही निकल आएगा फॉर्मल चार्ज। यानी आप सिंगल बॉन्ड में कर भी दो तो भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखो तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एटम्स इन्वॉल्व हैं जिनका सेंटर एटम क्लोरीन है या ऑक्सीजन नहीं है, मतलब CNO नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो उनके में ये वाले बॉन्ड डायग्राम्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तब फॉर्मल चार्ज आप निकालने के लिए यहाँ पर आप लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दैट इज कितने हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कैसे करके यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड वाला डायग्राम यूज नहीं करना, यहाँ पे आपको वो एरो बॉन्ड वाला डायग्राम यूज करना है, वो ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। यानी ये वाला जो मैंने शुरू में बनाया था, जानबूझ के मिटा के फिर मैंने ये किया था। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स चलेंगे, ना कि ये डबल बॉन्ड वाले कन्वर्जन वाले स्ट्रक्चर, अगर सेंटर एटम अलग है। तो आप एक काम कीजिए, आप कहीं पे सेंटर एटम वाला बनाइए ही मत, मतलब आप वो सोचे ही मत, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले सब जगह बनाओ और उसके थ्रू करो। इज दैट क्लियर? अब जरा यहाँ पे देखो, तो करेक्ट क्या है अब निकालो। चलो, आउटर मोस्ट में क्लोरीन के कितने होते हैं, 7। कितने बॉन्ड इसने बनाए, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट होंगे बेटा, 1 2 1 2 3 4 बनाए, तो 4 2 8, यानी यहाँ पे 8 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब कितने लोन पेयर है क्लोरीन के पास, एक भी नहीं तो 0। अब बताओ यहाँ कितना आया, 2 4 8, यानी 7 - 4 कितना बना, 3। अब सोचते हैं ये सही क्यों है, मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई है उससे सोचो। क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, 1। अब सोचो उससे कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, कितने फालतू बॉन्ड बनाए अपने वैलेंसी से, 3। इसलिए देखो फॉर्मल चार्ज 3 आ गया, तो दिस इज द करेक्ट वे। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मल चार्ज के लिए प्लीज ध्यान रखना, आप डबल बॉन्डेड वाले स्ट्रक्चर्स ना बना के कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स बनाइएगा, आसानी से आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन जब वो सेंटर एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन बैठते हैं बेटा, तब इतने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब सिंगल बॉन्ड, अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बनाया तो काउंटिंग में फर्क नहीं पड़ता ना इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की जगह इन केसेस में डबल बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन बहुत फालतू हो जाते हैं, इसलिए फर्क पड़ जाता है।
इज दैट क्लियर? ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं। चलिए बताइए जरा, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, जरा बताओ। फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, सोचो। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, एक ही बॉन्ड इसने बना रखा है, तो फॉर्मल चार्ज इसका 0। वैलेंसी के इक्वल अगर आपके बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो फॉर्मल चार्ज उतना ही बैठेगा। ऑक्सीजन के बताओ, इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, बताओ सब लोग। वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, फॉर्मल चार्ज कितना हुआ? कितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने? बॉन्ड अगर उसने 2 बनाए हैं बच्चे, तो वैलेंसी भी 2 होती है, तो बताओ फॉर्मल चार्ज कितना? 0। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1, और 1 कम बनाया है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए? -1। 2 वैलेंसी है ना, और 1 ही बॉन्ड बनाया ना, 1 कम बनाया, तो -1। एक्स्ट्रा बनाता तो +1। ऐसी इसका भी -1 फॉर्मल चार्ज, इसका भी -1 फॉर्मल चार्ज, इस तरह से निकल जाते हैं। समझे? ये तो मैंने आपको ओरल बताया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कोई प्रॉब्लम आपको किसी को, किसी इसमें से किसी में भी बताइए। ओके फाइन करवे। बेटा व्हाट अबाउट अदर्स, आर यू पीपल गेटिंग? बिकॉज इफ यू विल नॉट रिप्लाई आई विल मूव ऑन। ओके फाइन अनुपम। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चे। अब जरा मैं आपको एक HSO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर दे रही हूँ, फिर उसमें सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना। फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, गिविंग यू द फॉर्मूला बेटा। S है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, H इधर आ गया, ये ऐसे आ गया, यहाँ पे ये O नेगेटिव वाला डेफिनेटली ऐसे ही बैठा होगा, और ये बन गए होंगे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मुझे सल्फर का जल्दी से फॉर्मल चार्ज निकाल के आप आंसर दें, कितना है फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर? जल्दी से बताएं बेटा। किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकल सकता है, चाहे साइड हो चाहे बीच का एटम हो, कोई भी एटम हो, सबके फॉर्मल चार्ज निकल सकते हैं। सल्फर की वैलेंसी वैसे ऐसी बता रही हूँ 2 होती है। आप ओरली तो बता दो कम से कम, इससे कितने बॉन्ड बना रखे हैं सल्फर ने? सल्फ 4 बना रखे हैं, है ना, 1 2 और 2 कोऑर्डिनेट, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, वैलेंसी 2 होती है, तो कितने फालतू बॉन्ड बनाए? तो कितना हो गया फॉर्मल चार्ज? +2। अब देखो तुम्हारा फॉर्मूले से आता है या नहीं। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, 4 बॉन्ड बनाए तो 8 इधर आ गए, लोन पे उसके ऊपर नहीं है, तो 6 - 4 2, तो +2 इसका वैसे भी आ रहा है और हमारा वैसे भी आ रहा है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया बेटा सबको? कर लिया? तो आज मैंने आपको एक कार्बोनेट सिखाया था, जरा इसके सारे एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकालो। CO3 2 नेगेटिव, गिविंग यू द स्ट्रक्चर। चलो इस पे निकालो आप। सारे एटम्स पे। चलो पहले फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालते हैं, फिर 1 2 3 ऑक्सीजन निकालेंगे।
जिसमें 1 और 3 पे तो सेम ही आएगा क्योंकि एक जैसे हैं। सेकंड ऑक्सीजन पे थोड़ा डिफरेंट आएगा क्योंकि वो डिफरेंट बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 माइनस हाफ, कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। लोन पेयर कार्बन पे नहीं है तो 0, तो 2 4 जा 8, 4 माइनस 4 0। हमारे ही दिमाग क्या कहता है, जो ट्रिक है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, इससे फॉर्मल चार्ज हमारी ट्रिक से भी 0 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 0 आ रहा है। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट माना, यानी 1 एंड 3 बेटा एक ही है, तो मैंने 1 और 3 को एक ही मान लिया, फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन को। अब चलो इन दोनों पे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज दोनों कार्बन का आउटर मोस्ट में से ऑक्सीजन का 6 होते हैं, हाफ। एक ही बॉन्ड बनाया है तो 2 शेयर्ड है, और 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है। तो यहाँ पे आया 6 माइनस 1 माइनस 6, तो कितना बैठा यहाँ पे? दैट इज एक कम बनाया है तो -1। अब आप सोचो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 2। वैलेंसी 2, वैलेंसी से मुकाबले सिर्फ एक ही तो बॉन्ड दिख रहा है। जब एक बॉन्ड बनाएगा तो एक कम बनाया है बॉन्ड वैलेंसी के मुकाबले। वैलेंसी कहती है 2 बनाओ, और ये एक बना के बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर -1 का ही तो चार्ज आएगा। ऐसे इस वाले का हुआ, थर्ड वाले का, इसने भी एक ही बनाया है। समझ में आ गई बात? अब जरा सेकंड पे कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम। चल बना, आउटर मोस्ट में 6, हाफ, कितने हुए? 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 1 2 3 4 शेयर्ड हो गए, और 4 ही लोन पेयर हैं। तो -2। अब आप बताओ, -4 -2 -6 और +6 तो 0। और आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो फॉर्मल चार्ज 0 आएगा सेकेंड ऑक्सीजन पे। ऑनलाइन वालों समझ में आया बेटा एक एक एटम का? पहले बना लीजिए फिर मुझे रिप्लाई करना, पहले ढंग से खुद को समझाओ, फिर मुझे बताओ तुम लोग को आया या नहीं। डन डियर एवरीवन। Formal charge on carbon, on oxygen atoms, and on second oxygen atom. So now the next one I'm moving with nitrate ion, nitrite ion, sorry. तो इसका बनाइए। तो N और 2 O ऐसे हैं। एक नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 12 और +1 तो 13, 18 यहाँ पे बैठे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नाइट्रोजन का ऑक्टेट अब भी पूरा नहीं है, वो किसी ऑक्सीजन से बोरो जरूर करेगा, तो इससे कर लिया उसने। और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक इधर। तो जहां से बोरो करते हैं बेटा वहीं से बॉन्ड बनाने शुरू करते हैं। ऑक्सीजन की बॉन्ड हो गए 2, नाइट्रोजन के बन गए 3, मगर इस ऑक्सीजन का एक रह गया बॉन्ड बनने को, है ना? 2 वैलेंसी होती है, बनाया एक है, तो आपको पहले ही पता चल गया इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा। अगर 2 बॉन्ड, हाँ दैट इज 2 बॉन्ड बना सकता है लेकिन बनाया एक है, तो कितना आएगा? -1, इजंट इट? खैर चलिए निकालते हैं, फिर भी हमारे पास ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, हमें तीनों के निकालने हैं। तो पहले फर्स्ट पे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन 1, आउटर मोस्ट में 6, हाफ, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 4, और लोन पेयर बैठे 4, तो 0 हो गया। बिल्कुल
डबल बॉन्ड बना के बैठा है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होती है, 2 ही बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, इस पे भी 0 आना चाहिए। सोचो क्यों, 3 बॉन्ड बनाकर बैठा है नाइट्रोजन और 3 वैलेंसी होती है, तो फॉर्मल चार्ज 0 होना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं। तो फॉर्मल चार्ज आउटर मोस्ट में 5, हाफ, कितने शेड हुए, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 6, और माइनस 2 हो गए लोन, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो यानी 0। 5 + 5 यानी 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन जो थर्ड है उसकी बात करते हैं। 1 सेकेंड है, इतने आप निकाल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, जरा इसमें करते हैं यहाँ पे। आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के होते हैं 6, हाफ, 2 हो गए शेयर्ड ये वाले, और लोन पेयर 1 2 3 4 5 6। तो देख बेटा, -6 से +6 कैंसिल, हाफ ऑफ 2 इज -1। इज इट ऑल डन? तो आई होप दिस इज ऑल डन बेटा, कुछ रह तो नहीं गया? कुछ प्रॉब्लम, कोई आपको दिक्कत किसी टॉपिक के अंदर बताइए फिलहाल यहाँ तक। ओके फाइन यश। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा। ये हुआ फॉर्मल चार्ज, अब जितने भी चाहे वो कर लो। अब लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, जैसे अभी आपने एक बार देखी, जो मैंने आपको एक करेक्ट और इनकरेक्ट कराया था, ये रॉन्ग और करेक्ट कराया था। कैलकुलेशंस ऐसे हुआ करती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे और फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशंस हुआ करती थी। तो फॉर्मल चार्ज के इस वाले को हमने करेक्ट क्यों कहा, क्योंकि ये हमारे वैलेंसी को भी फॉलो कर रहा है, जो मैंने आपको सिखाया था कि जितनी वैलेंसी होगी अगर उससे ज्यादा होगा तो उतना प्लस में जाएगा फॉर्मल चार्ज, जितना कम होगा उतना माइनस में जाएगा। तो इस तरीके से हमें बेस्ट स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने में मदद मिलती है, यानी ये डेटिव बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है फिर।
इज दैट क्लियर डियर? तो इस तरह से ये लोग फॉर्मल चार्ज का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस. तो द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज helps to select the most stable structure. और मोस्ट स्टेबल होता कौन से, जिसके ऊपर सबसे कम फॉर्मल चार्ज आए. द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर is the one which has the smallest Palmer charges on the atoms. Clear बेटा? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? Online students, please tell me, is it done? Chaliye, we are done with this formal chart. Now put down the heading resonance. Put down a new topic heading, that is resonance. पहले आप कॉपी कर लीजिए, किसी का रह ना गया हो. अब डालिए हेडिंग रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब बेटा क्या होता है कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं. देखो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई. तो क्योंकि बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो और ये भी होता है. ठीक है, तीनों बेंजीन्स हैं. तो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. बट रेजोनेंस फिनोमेना ये बताता है कि आप चाहे किसी कंपाउंड के कितने भी स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, जिन्हें हम कहते हैं उनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कितने भी बना लीजिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मगर एक भी स्ट्रक्चर इतनी काबिलियत नहीं रखता कि उस स्ट्रक्चर को देखकर आप उस केमिकल कंपाउंड की या उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज बता सके. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. फिर से बोलती हूँ, जैसे चेहरा देखकर किसी इंसान के बारे में बताया नहीं जा सकता. कई बार कुछ के बहुत ही गुड लुकिंग चेहरे होते हैं, हम सोचते हैं इंसान भी उतना ही खूबसूरत होगा अंदर से, लेकिन कई बार पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही इविल माइंडेड है, या इसका बहुत ही चीप माइंडेड है, या कई बार कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, हमें सूट नहीं करने का. तो इसका मतलब कई बार चेहरा इंसान की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता ना. उसी तरह से किसी भी कंपाउंड का चेहरा देखकर, उसका स्ट्रक्चर्स को देखकर हम उसके अंदर हिडन सारी उसकी क्वालिटीज को या सारी उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेजोनेंस. तो रेजोनेंस फिलहाल हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, हमें वो डिफरेंट चेहरे बनाने सीखने होंगे, उस कंपाउंड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस वो सीखना होगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजोनेंस. गॉट इट देयर? तो सबसे पहले मैं एक मिनट बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना चाहूंगी कि कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं बता पा रहा. देखो क्या होता है बेटा, बेंजीन में आपको 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, चाहे ये वाला स्ट्रक्चर ले लो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर ले लो, इजंट इट? तो हमें लगता है कि एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड है, तो वो एडिशन रिएक्शन देगा. एक रिएक्शन होती है, अभी फिलहाल उसका नाम जान लो, वो एडिशन रिएक्शन देगा. तो बेंजीन के पास तो 3 डबल बॉन्ड है, इसको तो कूद कूद के ये एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, मतलब इट शुड बी लाइक रियली, मतलब डेस्परेट होना चाहिए इसको एडिशन रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि इसके पास तो 3 डबल बॉन्ड है. पर देखा जाता है बेटा कि खुद पर बेंजीन एडिशन रिएक्शन एक बार नहीं देता, जबरदस्ती टेम्परेचर लगाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीजें लगानी पड़ती है, तब जाके बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है. और आइडियली हमें क्या पता है कि अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो एडिशन रिएक्शन दे सकता है.
बेंजीन के पास 3 होने के बावजूद भी बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा। तो यही तो प्रॉपर्टी थी कि चेहरा तो बता रहा है कि 3 डबल बॉन्ड है, एडिशन होना चाहिए, लेकिन ये एक भी एडिशन रिएक्शन खुद पर नहीं दे रहा। तो इसलिए हमने कहा कि किसी भी स्ट्रक्चर को जानने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज सारी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात सुनो, बेंजीन के अंदर में अगर इसे 1 2 3 4 5 6 बताऊं, तो 1 और 6 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में, और 4 और 5 के बीच में, ठीक है, इनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इजंट इट? 1 और 6 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में। डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है 1 और 2 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये एक्चुअली मान लो सिंगल बॉन्ड लेंथ x होती है, डबल बॉन्ड लेंथ y होती है। तो हमने सोचा भाई ठीक है, यहाँ x होनी चाहिए, वहाँ y, या x या y, या x या y। पता चला बेंजीन स्ट्रक्चर में ऐसा होता ही नहीं। बेंजीन के अंदर तो एक अजीब सी नई सी बॉन्ड लेंथ निकली, जो ना x निकली ना y निकली, वो z निकली। तो चेहरा देख के हमें क्या लग रहा था, क्योंकि दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमें लगा भाई सिंगल बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। इन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लेंथ है, तो वाई वाला आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर तो जेड ही आ रहा है बेटा, और सबका इक्वल आ रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं चेहरा देखकर किसी की सारी हिडन क्वालिटीज नहीं बताई जा सकती, या उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं अच्छी या बुरी हमें नहीं पता चल सकता सिर्फ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हम सीखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के कितने भी चेहरे बना लो, चेहरे बना तो लिए, उन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है, मगर कोई भी स्ट्रक्चर इतना केपेबल नहीं होगा कि उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को बता सके। समझ में आई बात, रेजोनेंस क्या होता है? इज एवरीवन क्लियर विद इट? पहले बताओ फॉर्मूला समझ में, मतलब सॉरी, बात समझ में आई, व्हाट इज रेजोनेंस? और ये जो Z निकल के आई ना बेटा, ये इन दोनों का मीन निकल के आया, मतलब अजीब सी कोई अलग ही वैल्यू निकल के आई। तो हर जगह ऐसा नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही निकल कर आती है, ठीक है, एक्सप्रेस y/2 के। इंटरमीडिएट मतलब इनके आसपास, नॉट एग्जैक्टली द एवरेज ऑफ इट, नॉट एग्जैक्ट एवरेज, बट मिड वैल्यू कोई निकल के आती है, कोई बीच की वैल्यू, ओके। तो अब जरा हम लोग यहाँ पहले लिख लें, व्हेन अ मॉलिक्यूल is represented by more than one electronic arrangement, none of which is able to explain the observed characteristic of the molecule, then तब हम क्या करते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द इंटरमीडिएट ऑफ वेरियस, जो भी आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, अरेंजमेंट बनाए होंगे, उन सबका निचोड़ जो निकल के आता होगा वो हम फाइनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने जब ओजोन बनाया, आपने ऐसे बनाया था, अब ये मैंने बनाया डबल हेडेड एरो। ये ऐसे भी तो बन सकता है बेटा, जरूरी हम डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ बनाए? अगर इसके साथ बनाया होता ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता। तो ये भी O3 का स्ट्रक्चर है, ये भी O3 का स्ट्रक्चर है ना। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ कि दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे आएगा
हमेशा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ सकता था नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ सकता था नेगेटिव, यानी इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट यहाँ बना के दिखा। भाई इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ सकता था, दोनों में से कोई भी सिंगल या डबल बना सकता था। तो हमने ये पॉसिबिलिटीज बना दी, किसी का भी मान लो ये स्ट्रक्चर इसका निचोड़ बनकर। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये बनाए गए इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और ये बीच का डबल हेडेड एरो बनाना बहुत जरूरी है, यही रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। डन? समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया बेटा? उतार तो लीजिएगा, लेकिन समझ में आ गया आप सबको? जैसे इसको ऐसे समझो, सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है ये 148 पिकोमीटर्स होती है, डबल होती है यहाँ पे 121 पिकोमीटर्स। तो यहाँ पे भी, यानी अगर यहाँ डबल बनाएगा तो इधर हो जाएगी 121 पिकोमीटर्स, इधर हो जाएगी 148 पिकोमीटर्स। तो हाइब्रिड में हमें यहाँ पे पता चला ये तो बिल्कुल अलग ही बॉन्ड लेंथ आ रही है, 128 पिकोमीटर्स। एग्जैक्ट मिड नहीं आया, लेकिन दोनों के बीच की वैल्यू समझ में आई, मतलब दोनों के एक रेंज है, उस रेंज के अंदर की वैल्यू। तभी मैंने कहा था नॉट श्योर, ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट मिड आए, नॉट एवरेज, मगर इन दोनों के बीच के आसपास की वैल्यू बैठे। ठीक है, रेंज में रहेगी मतलब वैल्यू। कई बार बीच में आ जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट, कई बार उस रेंज के अंदर आती है, जो दो वैल्यूज होती है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, बाकी सब कल करते हैं। कल इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें सीखने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके, अगर ये चैप्टर आएगा जब भी तो। और फिर होपफुली कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन विद अ न्यू चैप्टर। So this is all done for today. Rest of all tomorrow. Goodbye for now.